हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे अरब स्प्रिंग के बारे में जानेंगे। क्या है अरब स्प्रिंग, उसकी भूमिका, उसका पूरा डिटेल जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। अरब स्प्रिंग, इसकी भूमिका। इंट्रोडक्शन। CIS तथा 21वीं शताब्दी अरब स्प्रिंग CIS एंड 21th सेंचुरी अरब स्प्रिंग स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल को रूसी राष्ट्रमंडल के रूप में भी जाना जाता है। जो स्वतंत्र राष्ट्र है, जो ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट है, इसे रूसी राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल में वे देश आते हैं जो सोवियत संघ के विघटन के बाद अस्तित्व में आए थे। इसलिए क्या कहा जाता है, इसे रूसी राष्ट्रमंडल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था उसके बाद ये अस्तित्व में आए थे। इस संगठन का मुख्यालय मिन्स्क, बेलारूस में स्थित है। ये संगठन 21 दिसंबर 1991 को अस्तित्व में आया। सदस्य कौन कौन से हैं इस देश के? तो इसके सदस्य राज्य या देश निम्नलिखित हैं: आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, रूस और तजाकिस्तान। इस संगठन के सहयोगी सदस्यों में यूक्रेन और तजाकिस्तान तथा उज़्बेकिस्तान है। जो ये सहयोग संगठन है, इसमें यूक्रेन, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान भी शामिल है। तो इसका उद्भव कैसे हुआ और विकास कैसे हुआ? स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल का गठन 8 दिसंबर 1991 को रूस, बेलारूस तथा यूक्रेन ने एक समझौते पर हस्ताक्षर करके किया था। 21 दिसंबर 1991 को कजाकिस्तान में हुई बैठक में पूर्व सोवियत संघ के 8 और गणतंत्र इसमें शामिल हो गए। जब पहले था 8 दिसंबर 1991 को, उस समय सिर्फ ये 3 देश थे, इन्होंने एक समझौता किया था। उसके बाद 21 दिसंबर 1991 में जो कजाकिस्तान में हुई बैठक में पूर्व जो सोवियत संघ था, उससे जो स्वतंत्र जो देश निकले थे, उसके 8 गणतंत्र इसमें और शामिल हो गए। और जॉर्जिया 1993 में इसका सदस्य बना। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल के उद्देश्य क्या क्या है? पहला, पूर्व सोवियत संघ से अलग हुए राष्ट्रों में सरकारी गतिविधियों तथा संधि दायित्वों के अंतरण में मदद करना। यानी जो पूर्व सोवियत संघ से अलग हुए जो राष्ट्र थे, उनकी जो सरकारी गतिविधियां हैं, चाहे कोई संधि है, उसके अंतर्गत उनकी मदद करना। सेकंड पॉइंट, राष्ट्रीय सुरक्षा व निशस्त्रीकरण में समन्वित नीतियों को प्रेरित करना, कि जो राष्ट्र की सुरक्षा है और जो निशस्त्रीकरण से समन्वित नीतियां जो बनाई गई हैं, उनसे प्रेरित करना। तीसरा पॉइंट है सदस्यों में आर्थिक एकता लाना, कि जो सदस्य है उसको आर्थिक रूप से एक करना। ढांचा क्या है CIS का? तो स्वतंत्र राज्यों में राष्ट्रमंडल के ढांचे निम्नलिखित आते हैं। पहला है राष्ट्र अध्यक्ष परिषद, दूसरा शासनाध्यक्ष परिषद, तीसरा मंत्रिवर्गीय परिषद, चौथा अंतर संसदीय सभा, 5वें नंबर पे अंतर्राज्यीय आर्थिक समिति और 6ठे नंबर पे है संयुक्त स्टाफ प्रमुख की समिति। पहला, राष्ट्राध्यक्ष परिषद, यह स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल को सर्वोच्च संस्था है। जो राष्ट्र अध्यक्ष परिषद है, ये स्वतंत्र जो राज्य हुए हैं उनके राष्ट्रमंडल का सर्वोच्च संस्था है। इसकी बैठक प्रत्येक 6 माह में होती है।
इसमें सदस्य राष्ट्रों के समूह हित पर चर्चा की जाती है। सेकंड पॉइंट है शासनाध्यक्ष परिषद। इसकी बैठक प्रत्येक 6 माह में होती है। जो शासन अध्यक्ष है इसकी 6 महीने के भीतर इसकी बैठक होती है। अंतर सदस्यीय सभा, तो इसका गठन 1992 में किया गया था। इसका प्रधान कार्यालय सेंट पीटर्सबर्ग में है। इसमें विदेशी मामलों, रक्षा, पर्यावरण, ऊर्जा आदि पर विचार विमर्श किया जाता है। मंत्रिवर्गीय परिषद, यह परिषद सदस्य देशों की विदेश नीति में समन्वय लाती है। जो इन सदस्य हैं, ये जो देश सदस्य हैं, इनकी विदेश नीति में समन्वय लाती है। कार्य एवं प्रगति, क्या है इनके कार्य, क्या इनके फंक्शन है और प्रोग्रेस क्या है। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल के द्वारा किए गए कार्य एवं इसकी प्रगति को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है। पहला पॉइंट है वर्ष 1993 में राजनैतिक, आर्थिक, पर्यावरण, मानवीय, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में सहयोग लाने हेतु घोषणा पत्र पर सहमति बनी थी। कि जो वर्ष 1993 था अरब स्प्रिंग का, उसमें ये जो आपके 4-5 क्षेत्र हैं, राजनीतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय और मानवीय, सांस्कृतिक, इन क्षेत्रों में सहयोग लाने के लिए घोषणा पत्र पर सहमति की गई थी। तो CIS अंतर्राष्ट्रीय बैंक बनाया गया है। वर्ष 1992 में रक्षा मंत्री परिषद का गठन किया गया। सामूहिक शांति बल बनाने हेतु एक समझौता किया गया। 1993 में आर्थिक संघ बनाने हेतु समझौता हुआ। 1994 में अंतर्राज्यीय आर्थिक समिति बनी। 1996 में सर्वोच्च परिषद बनी। वर्ष 2000 में सामूहिक सुरक्षा संधि की गई और 7 अक्टूबर 2002 को सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन बना। दो मार्च 2010 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र एवं सेटो के बीच सहयोग को स्वीकार किया। 21 दिसंबर 2011 को सेटो का मॉस्को में सम्मेलन हुआ। मई 2013 में सेटो का एक अनौपचारिक सम्मेलन बिश्केक, किर्गिस्तान में हुआ। अरब स्प्रिंग या अरब विद्रोह, अरब स्प्रिंग है या अरब विद्रोह। तो अरब स्प्रिंग से क्या अभिप्राय है? मध्य पश्चिमी एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका में श्रृंखलाबद्ध विरोध प्रदर्शन एवं धरनों का दौर 2010 से आरंभ हुआ। अरब स्प्रिंग क्रांति की एक ऐसी लहर थी जिसने धरने, विरोध प्रदर्शन, दंगों, हड़ताल, रैली तथा सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से पूर्ण अरब जगत के साथ संपूर्ण विश्व को हिलाकर रख दिया। उसे अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। शुरुआत कैसी हुई अरब स्प्रिंग की? तो इसकी शुरुआत टूनीसिया में 18 दिसंबर 2010 को मोहम्मद बौजिजी द्वारा पुलिस भ्रष्टाचार एवं दुर्व्यवहार से दुखी होकर आत्मदाह के कारण हुई। इनकी मृत्यु ने सरकार से असंतुष्ट वर्गों को एक करने का रूप लिया और सरकार विरोधी प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया, जिसमें समाज का हर वर्ग शामिल था। टूनीसिया की सरकार ने उनके विरोध को दबाने के लिए लोगों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए। कि जो टूनीसिया में इसकी शुरुआत कैसे हुई कि 18 दिसंबर 2010 को जो वहाँ के मोहम्मद बौजिजी जो थे, उनको पुलिस के भ्रष्टाचार और दुर्व्यवहार से दुखी होकर उन्होंने क्या किया, अपने को जला लिया, आत्मदाह कर लिया।
और उनकी मृत्यु के से सरकार जो असंतुष्ट जो वर्ग थे वो सरकार के विरोध में प्रदर्शन करना शुरू कर दिए और इस प्रदर्शन में हर वर्ग के लोग शामिल थे। तो ट्यूनीशिया की सरकार ने इसके विरोध को जो दबाने के लिए गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो राष्ट्रपति ने सोचा कि लोगों को डराकर उनके प्रदर्शन को रोका जा सकता है, लेकिन लोगों ने प्रदर्शन को नहीं रोका। इनकी लपटें पहले अल्जीरिया, मिस्र, जॉर्डन और यमन में पहुंची, जो शीघ्र ही पूरे अरब लीग एवं इसके समीप के क्षेत्रों में फैल गई। विरोध एवं धरना प्रदर्शन के परिणाम स्वरूप अनेक देशों के शासकों को सत्ता से हटने पर मजबूर होना पड़ा। विशेषज्ञों के अनुसार अरब स्प्रिंग का मुख्य कारण वहां की जनता का सरकार से असंतोष एवं आर्थिक असमानता थी। इसके अतिरिक्त तानाशाही, मानवाधिकार उल्लंघन, राजनैतिक भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बदहाल अर्थव्यवस्था एवं स्थानीय कारण भी थे। संभवतः 2010 की किरागज क्रांति ने अरब स्प्रिंग को सुलगाने का काम किया। बहरीन, सीरिया, ईरान, सूडान, कुवैत, मोरक्को, लीबिया में भारी जन विरोधी आंदोलन हुए। वहीं ओमान, सऊदी अरब, फिलिस्तीन भी इससे अछूते नहीं थे, यानी यहाँ पे भी विरोध हुए। यद्यपि यह क्रांति अलग अलग देशों में हो रही थी, परंतु इनके विरोध प्रदर्शन के तरीकों में कई समानता थी, जैसे हड़ताल, धरना, मार्च, रैली। शुक्रवार जैसे आक्रोश का दिन भी कहा जाता है। शुक्रवार को वहाँ पे आक्रोश का दिन कहा जाता है, जो जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद सड़कों पर आम नागरिक संगठित विरोध करने के लिए एकत्रित होते थे। अरब स्प्रिंग ने क्रांतिकारियों को सरकार समर्थित हथियारबंद लड़ाकू एवं अन्य विरोधियों से दमन का सामना करना पड़ा, लेकिन ये अपने नारे जनता की पुकार, शासन का खात्मा हो, इनका नारा क्या था? जनता की पुकार, शासन का खात्मा हो के साथ बढ़ते रहे। अरब स्प्रिंग के कारण क्या क्या थे? पहला, गरीबी और बेरोजगारी। वर्षों से यहाँ के लोग बढ़ती बेरोजगारी दर और गरीबी को कम करने के सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की आलोचना कर रहे हैं। अरब के कई देश उच्च बेरोजगार दर का सामना कर रहे हैं, जिनमें विशेष रूप से शिक्षित युवा आबादी है, कि जहां उस जगह क्या था, बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी और गरीबी को कम करने के लिए सरकार के जो प्रयास थे वो विफल हो रहे थे, जिससे उनकी आलोचना हो रही थी। भ्रष्टाचार का बोलबाला। उत्तरी अफ्रीका एवं खाड़ी के देशों में दशकों से सत्ता पर काबिज निरंकुश शासकों के पास विशाल संपत्ति थी। सरकार में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार फैला हुआ था, जो वहां के युवकों को दर्द भरा लग रहा था। इसके साथ ही आसमान छूते खाद्य पदार्थों के मूल्य जल्दी जल्दी पड़ने वाले अकाल ने असंतोष को चरम पर पहुंचा दिया। ट्यूनीशिया, लीबिया में स्थित बूथ खराब हो गई थी, जिसके कारण वहां की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। तो वहां पे क्या था कि जो भ्रष्टाचार है उसका बोलबाला बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जो अफ्रीका के खाड़ी देश जो थे वहाँ पे काबिज निरंकुश शासक थे, उनके पास अधिक विशाल मात्रा में जो संपत्ति थी वो थी, और वहाँ की सरकार जो थी वो भ्रष्ट हो चुकी थी, जिसको जो वहाँ के जो युवक थे, वहाँ के जो लोग नागरिक थे, उनको ये अच्छा नहीं लगा था। और एक तो वहाँ पे अकाल भी पड़ रहे थे और
अकाल पड़ने से जो खाद्य पदार्थ है उनके मूल्यों में जो मूल्यों की बढ़त हो रही थी और इसके कारण वहाँ की जो स्थिति थी वो बहुत खराब हो गई थी, जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। तो यहाँ इसका है कि भ्रष्टाचार का बोलबाला था। थर्ड पॉइंट, सिविल सोसाइटी व सेना का सक्रियता। सिविल सोसाइटी ने लोगों के बीच जाकर उन्हें प्रदर्शनों के लिए प्रेरित किया ताकि जनता विरोध प्रदर्शनों में शामिल हो सके। अल्जीरिया में सेना का अपना एजेंडा है तथा उनके अपने हित हैं, इसलिए सेना विरोध प्रदर्शनों को रोकने में विशेष रुचि नहीं ले रही है। फोर्थ पॉइंट, मध्य पूर्व से सत्तावादी शासन। मध्य पूर्व के सभी देशों में दमनकारी अधिनायकवादी शासन था। टूनेशिया में बिन अली, मिस्र में मुबारक, लीबिया में गद्दाफी तथा सीरिया में अल असद जैसे लोगों का शासन था। सभी ने अपनी राजनीतिक शक्तियों का दुरुपयोग किया तथा किसी भी विरोधी आवाज़ को दबाने का हर संभव प्रयास किया। इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने अपनी शासन काल में मानव अधिकारों का भी हनन किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्या थी? अरब स्प्रिंग से प्रभावित देशों में विरोध प्रदर्शनों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। कठोर प्रतिक्रियाओं की निंदा की गई। बहरैनी, मोरक्कन और सीरियाई विरोध प्रदर्शनों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया काफ़ी सूक्ष्म रही। कुछ आलोचकों ने फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका सहित कई पश्चिमी सरकारों पर अरब स्प्रिंग पर नकली प्रतिक्रियाओं के आरोप लगाए। एक विद्वान ने ओबामा प्रशासन पर क्रांतिकारी लहर को ढकने एवं मध्य पूर्व में लोकतंत्र के प्रयासों को दबाने की कोशिश का आरोप लगाया है। अरब स्प्रिंग और भारत। मिस्र, टूनेशिया, लीबिया, यमन, सीरिया में राजनीतिक उछाल देखा गया, जिससे यहाँ पर रह रहे भारतीयों के समक्ष कई चुनौतियाँ आ गई। ऐसे में भारत का लगातार प्रयास है कि जल्दी से जल्दी यहाँ शांति स्थापित हो जाए। इसके लिए विदेश मंत्रालय विदेश में अपने दूतावासों से लगातार संपर्क में रहे। अरब में जो भारत है वो उन्होंने क्या किया कि उनका ये था कि वहाँ पे जल्दी से शांति स्थापित हो, जिसके लिए उन्होंने विदेश मंत्रालय के जो विदेश दूतावास है उनसे संपर्क किया। अरब विद्रोह ने कई देश के शासकों को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर किया। सोशल मीडिया ने अरब विद्रोह में अनोखी एवं अभूतपूर्व भूमिका निभाई। एक बेहद ढांचागत तरीके से दूरस्थ के लोगों को विद्रोह से जोड़ने के लिए सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग किया गया। इस विद्रोह न कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस विद्रोह ने क्या किया? सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को वहाँ की भूमिका दिखाई और अपनी ओर पूरा ध्यान आकर्षित किया। अरब देशों ने वर्ष 2010 से 13 तक लोकतांत्रिक स्वतंत्र चुनाव परिवर्तन के जन आंदोलनों की लहर चली। ये आंदोलन अरब देशों में अच्छे उद्देश्यों के लिए किए गए। इन आंदोलनों से अरब देशों में व्यापक सुधार हुए तथा प्रजातांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने की भावना को प्रोत्साहित मिला। अरब आंदोलनकारियों ने विरोध के लिए इंटरनेट तथा सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहकर हिंसक प्रदर्शन और शांतिपूर्ण विरोध प्रकट किए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।